नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रद्धा तिवारी, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। प्रिय विद्यार्थियों, राजा राम मोहन रॉय के आर्थिक विचारों और भारतीय राजनीति में उनका जो विशेष योगदान रहा है, सती प्रथा को समाप्त करने में, अंतर्जातीय विवाह करवाना, अनेक भाषाओं के आधार पर जो लोगों को बांटा जाता है उसको कम करना, बाल विवाह को रोकना, ये जो सारे उनके भारतीय इतिहास के अंदर कंट्रीब्यूशन रहे हैं, जो उनकी विचारधाराएं रही हैं, उसको हम अपने अध्ययन का बिंदु बनाएंगे। और बच्चों, इस परिप्रेक्ष्य में हम राम मोहन राय के आर्थिक विचारों को आज शुरू करते हैं। राजा राम मोहन राय के आर्थिक विचारों का समाजवादी या पूंजीवादी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। वस्तुतः उन्होंने आर्थिक विचारों का किसी विशेष विचारधारा या सिद्धांत के आधार पर प्रतिपादन नहीं किया। उनके आर्थिक विचारों में किसी विशेष विचार के प्रति निष्ठा की अपेक्षा भारत की जनता की आर्थिक प्रगति के प्रति गहरी आकांक्षा व्यक्त होती है। यही कारण है कि ना तो वे आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेपवादी सिद्धांत का समर्थन कर सके और ना ही उनके समय में यूरोप में लोकप्रिय हो रहे समाजवादी विचारों का समर्थन कर सके। उनके यूरोप प्रवास के समय प्रसिद्ध समाजशास्त्री रॉबर्ट ओवन ने उन्हें समाजवादी विचारों में ढालने की कोशिश की, किंतु वे सफल नहीं हो सके। राय के आर्थिक विचारों के कुछ प्रमुख पक्ष हैं जो मैं बेटा आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। सबसे पहले यदि हम देखें तो किसी भी व्यक्ति के जीवन में संपत्ति का विशेष योगदान होता है। अब संपत्ति किस आधार पर मिलेगी, कैसे, किस रूप में होगी, ये सब जानने के लिए उन्होंने व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन किया। फॉर एवर फेवर टू इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, राय ने अपने प्रसिद्ध लेख पैतृक संपत्ति पर हिंदुओं का अधिकार में यह आग्रह किया कि हिंदुओं को संपत्ति के उत्तराधिकार तथा संविदा करने के परंपरागत अधिकार से सरकार द्वारा वंचित नहीं किया जाना चाहिए। यद्यपि उन्होंने व्यक्तिगत संपत्ति के राज्य द्वारा अधिग्रहण के संबंध में कोई निश्चित विचार व्यक्त नहीं किया, तथापि उनके इस आग्रह से कि भारतीयों को सरकार द्वारा उनकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता, यह स्पष्ट संकेत मिलते हैं। वे संपत्ति के अधिकार को असूक्ष्म रखे जाने के पक्ष में थे। उन्होंने संपत्ति के उत्तराधिकार के संदर्भ में स्त्रियों और पुरुषों के मध्य भेदभाव को समाप्त किए जाने पर भी बल दिया। दूसरा पॉइंट है बच्चों, भूप्रबंध, राजस्व व जमींदारी प्रथा के सुधार पर बल। राय ने इस मान्यता का खंडन किया कि समस्त भूमि का स्वामित्व पूर्ण रूप से राज्य में निहित रहता है। उन्होंने ऐतिहासिक दृष्टि से इस प्रश्न का परीक्षण कर यह प्रतिपादित किया कि भारत में भूमि पर राज्य के स्वामित्व का भी परीक्षण कर यह प्रतिपादित किया कि भारत में भूमि के राज्य को मान्यता दी जानी चाहिए। उन्होंने ध्यान दिलाया कि मुगल काल में स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली प्रचलित थी तथा भूमि पर कृषकों के स्वामित्व को मान्यता प्राप्त थी।
राय ने जमींदारी प्रथा को समाप्त करने का पक्ष नहीं लिया, तथापि वे जमींदारों के द्वारा कृषकों के विरोध शोषण के विरुद्ध थे। जमींदारी प्रथा में सुधार करके कृषकों को जमींदारी और रैयतवाड़ी प्रथाओं के शोषण से बचाने के लिए प्रयत्नशील थे। उन्होंने मांग की कि लगान की दर निश्चित करने में जमींदार को खुली छूट दिया जाना उचित नहीं है, अपितु सरकार को लगान निश्चित कर देनी चाहिए तथा बिना सरकार की अनुमति के लगान की राशि में जमींदारों को परिवर्तन करने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। कृषक को लगान के भारी बोझ से बचाने के लिए उन्हें लगान की दरें कम करने की मांग की और ये सुझाव दिया कि सरकार को अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति के लिए राजस्व की वसूली पर होने वाले व्यय तथा अन्य प्रशासनिक व्ययों में कटौती करनी चाहिए। तीसरे पॉइंट को यदि हम देखें बच्चों, तो आर्थिक विकास हेतु विदेशियों द्वारा पूंजी निवेश को प्रोत्साहन दिया। वे चाहते थे कि भारत में पूंजी के विदेश में निर्गमन को समाप्त करने चाहते थे। उनकी मान्यता थी कि ऐसे विदेशी व्यापारियों को जो भारत में व्यापार कर धन और संपत्ति का अर्जन करते हैं, भारत में ही भविष्य में पूंजी निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि इससे भारत में सुदृढ़ औद्योगिक व्यवस्था की स्थापना की सके। उन्होंने यह मांग की कि विदेशियों को भारत में बसाए जाने के लिए आर्थिक कानूनी व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। उनकी मान्यता थी कि विदेशी व्यापारियों के भारत में पूंजी निवेश करने और यही बस जाने से भारत से आर्थिक साधनों और पूंजी के निष्क्रमण को रोका जा सकेगा तथा साथ ही उत्पादन के उन्नत साधनों और तकनीक से भारतीय आर्थिक व्यवस्था पर लाभप्रद प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चों, ये जो उनके आर्थिक विचार थे, इकोनॉमिक्स जो आइडियाज़ थे, उसने भारतीय समाज की जो संपत्ति थी, जो भूप्रबंध था, जो राजस्व था, जमींदारी प्रथा थी, उन सब के अंदर अपना विशेष योगदान दिया और ये बताया कि व्यक्ति को समाज में रहने के लिए संपत्ति की जो आवश्यकता है वह पूरी रोजगार और औद्योगिकरण के व्यवसायीकरण पर निर्भर है। अब हम इनके योगदान के बारे में बात करते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ राजा राम मोहन राय। राय महान देशभक्त, घोर स्वतंत्रता प्रेमी और मानवतावादी थे। उन्होंने भारत में सामाजिक सुधार और नव जागरण का संदेश प्रसारित किया। भारत में सामाजिक न्याय की मांग करने वाले वे प्रथम विचारक थे। उन्होंने समाज में असमानता समाप्त करने के लिए केवल विचारों का ही प्रतिपादन नहीं किया, अपितु उसके लिए सक्रिय प्रयास भी किए। भारतीय समाज को उनके योगदान का आकलन निम्न संदर्भों में करना चाहिए। महान समाज सुधारक राय ने अपने विचारों और सक्रिय आंदोलन के द्वारा भारतीय समाज में नवजागरण का संदेश फूंक दिया। उन्होंने यह अनुभव किया कि भारतीय समाज की उन्नति तभी संभव है जबकि समाज में व्याप्त कुरीतियाँ, अन्यायप्रद परंपराओं और अंधविश्वासों से जनता को मुक्ति दिलाई जा सके। राय ने भारतीयों में परंपरागत आत्मगौरव को पुनः जागृत करने तथा आधुनिक पश्चिमी विचारों को अपनाने पर समान रूप से बल दिया। इस प्रकार उन्होंने यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न किया कि अपने प्राचीन दर्शन, गौरवमय ग्रंथों और उत्कृष्ट संस्कृति के ज्ञान द्वारा जहाँ भारतीयों में आत्मविश्वास का संचार हो, वहीं वे आधुनिक मूल्यों का अपने जीवन में समावेश कर अन्य देशों में रहने वाली जनता के समान स्तर पर आ सके।
उन्होंने सामाजिक जीवन में अंधविश्वासों, पाखंडों, संकीर्णता और अकर्मणता के स्थान पर विवेकशीलता, बौद्धिकता और उदारता को प्रतिष्ठित करने के लिए सक्रिय प्रयत्न किए। किंतु कतिपय आलोचकों का यह मत है कि राममोहन राय ने वैचारिक स्तर पर जिन प्रथाओं का विरोध किया, उन्हें वे स्वयं अपने जीवन में पूरी तरह ढाल नहीं सके। सुमित सरकार ने लिखा है कि वे स्वयं जातिगत नियमों आदि से मुक्त नहीं हो सके थे, यहाँ तक कि वे इंग्लैंड यात्रा के दौरान अपने साथ एक ब्राह्मण रसोइया लेकर गए थे और स्वयं अपने जीवन के अंतिम दिनों तक जनेऊ धारण करते थे। उन्होंने जाति प्रथा के विरोध में अपने विचार केवल एक ग्रंथ वज्र सूची के अनुवाद में व्यक्त किए तथा वास्तव में उन्होंने अपने समस्त समाज सुधार के प्रयत्नों को सती प्रथा के विरोध तक सीमित कर दिया। इसके बाद शाश्वत मानव धर्म का प्रतिपादन, वो एक मानवतावादी थे पूर्ण अर्थों में। उन्होंने धर्म के सकारात्मक पक्षों को अपनाए जाने पर बल दिया तथा यह स्पष्ट किया कि धर्म की लोगों के प्रति घृणा के आधार, प्रसार या टकराव का माध्यम नहीं माना जाना चाहिए। अनेक धर्मों के गहन अध्ययन के पश्चात वे यह निष्कर्ष निकाल सकें कि प्रत्येक धर्म की मूल आस्था उसे मानव की सेवा के प्रति समर्पण का संदेश देती है। तीसरा पॉइंट है स्वतंत्रता का समर्थन। राय ने व्यक्ति के अधिकारों और समाचार पत्रों तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में आग्रहपूर्वक अपने विचारों को व्यक्त करके भारत में राजनीतिक जागृति का सूत्रपात किया। अंग्रेजी संस्कृति व राजनीतिक प्रणाली का समर्थक होते हुए भी राय ने भारत के शासन में भारतीयों की अधिकाधिक भागीदारी को सुनिश्चित करने की मांग के द्वारा स्वराज्य की मांग के लिए वैचारिक स्तर पर आधार तैयार किया। नेक्स्ट पॉइंट है स्त्री स्वतंत्रता। राममोहन राय स्त्रियों की स्वतंत्रता और समाज में उनके सम्मानपूर्ण और गरिमापूर्ण स्थान को सुरक्षित करने के प्रबल पक्षधर थे। उन्होंने स्त्रियों के उत्थान और उन्हें शिक्षा, संपत्ति आदि के क्षेत्र में समानता का स्तर प्रदान करने के लिए जागरूक प्रयत्न किए। किंतु हिंदू समाज में सती प्रथा के विरोध में राय ने सर्वप्रथम आवाज़ उठाई। साथ ही पुरुषों के बहुविवाह का विरोध तथा विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन करके राय ने भारत में स्त्रियों के उत्थान के लिए वैचारिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर सक्रिय और सार्थक प्रयत्न किए। बच्चों, इस प्रकार उनके इन प्रयत्नों का भारतीय समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ा और इनके लिए कानूनी प्रावधान कराने में भी समर्थ हुए। चार्ल्स हेम्सथ का विचार है कि राममोहन राय के विचारों का सामाजिक प्रभाव बुद्धिजीवी वर्ग तक सीमित रहा। उनका मत है कि राममोहन राय द्वारा संगठित व संचालित किए गए सामाजिक आंदोलन केवल व्यवहार और विश्वासों में तार्किकता और मानवीयता का समावेश कर व्यक्ति के जीवन के रूपांतरण में से संबंधित थे। उनका यह भी मत है कि राममोहन राय ने अन्य व्यापक सामाजिक प्रश्नों की तुलना में स्त्री उद्धार के सर्वाधिक महत्व प्रदान किया। उनका मत है कि राममोहन राय के विचारों का जनसाधारण पर कोई बहुत अधिक प्रभाव इस कारण नहीं हो सका कि उन्होंने अपनी वैचारिक सीमा सभाओं में जन सामान्य के प्रवेश के लिए कोई प्रयत्न नहीं किए। अगर हम निष्कर्ष रूप में इसको जानना चाहें तो यह कुछ विचार हमारे सामने आते हैं। राय को भारत में राष्ट्रीय चेतना के विकास का अग्रदूत कहा जाता है। उन्होंने सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक, आर्थिक सभी संदर्भों में विवेकशील, उदार और प्रगतिवादी विचारों का प्रतिपादन करके भारत में सामाजिक राजनीतिक जागरण का संदेश प्रसारित किया। यह उनके जागरूक सक्रिय प्रयत्नों का ही परिणाम था कि भारतीयों में आत्मविश्वास का संचार हुआ
और आने वाले समय में वे राष्ट्रीय आंदोलन के लिए मानसिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर प्रशिक्षित हो सके। समाज सुधार के लिए जिन प्रयत्नों का सूत्रपात रॉय ने किया, उन्होंने आगे चलकर देश और समाज सुधार आंदोलन की दिशा में वैचारिक प्रयत्न किए गए और इस प्रकार उन्होंने धर्म और सामाजिक व्यवस्थाओं के द्वारा की गई विवेक सम्मत, उदार और प्रगतिशील व्याख्याओं से प्रेरित और प्रभावित थे। वर्तमान भारतीय न्यायिक व्यवस्था के सूत्रपात का श्रेय रॉय को जाता है। उन्होंने ब्रिटेन की लोकसभा की प्रवर समिति की 1833 के अधिकार पत्र अधिनियम चार्टर एक्ट की बहस में भाग लिया था। उन्होंने न्यायिक स्वतंत्रता और राजस्व व्यवस्था में सुधार के अनेक प्रयास किए। अंत में हम यही कह सकते हैं कि राय के विचारों का सामाजिक प्रभाव केवल बुद्धिजीवी वर्ग तक ही सीमित था। राय द्वारा संगठित और संकलित सामाजिक आंदोलन केवल व्यवहार और विश्वास में तार्किकता और मानवीयता का समावेश कर व्यक्ति जीवन के रूपांतरण से संबंधित था। इस प्रकार उन्होंने अपनी वैचारिक सभाओं में सामान्य के प्रवेश के लिए खास प्रयास किए और उनकी भागीदारी सुनिश्चित की। आज के व्याख्यान में इतना ही।